तो रात को हम ऋषिकेश रुके थे इस होम स्टे पर। तो सुबह हमने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और आज हमें जाना है देवप्रयाग। तो हम निकल पड़े हैं अपने रास्ते पे देवप्रयाग के लिए। जब भी हम उत्तराखंड की धरती पर कदम रखते हैं ऐसा लगता है मानो केवल पहाड़ों की ओर नहीं बल्कि देवभूमि की गोद में प्रवेश कर रहे हों। यह वही भूमि है जहां हर मोड़ पर एक कहानी है, हर नदी में एक आस्था बहती है, हर पहाड़ किसी ऋषि की तपस्या का साक्षी रहा है। ऋषिकेश हम घूमना तो चाहते थे लेकिन हमारा जो उद्देश्य था वो कुछ और था। हमारा उद्देश्य थोड़ा ऊंचे पहाड़ की चोटियों तक जाना था, घने जंगलों तक जाना था, थोड़ा ऑफबीट लोकेशन को सर्च करना था, थोड़े वीडियो शूट करना था। तो ऋषिकेश हमने कहा कि जब हम वापस आएंगे तो घूमेंगे या कभी और भी आ सकते हैं। अभी जहां हमें जाना है चोपता वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो हमने कहा पहले जो सबसे कठिन जो मंजिल है पहले वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंच के फिर सारा प्लान बनाएंगे कि वापसी में इस जगह को कैसे एक्सप्लोर करना है। तो हम इसलिए यहाँ रुके नहीं, हम आगे बढ़ गए। ऋषिकेश वही स्थान है जहाँ माना जाता है कि भगवान विष्णु ने ऋषिकेश के रूप में दर्शन दिए थे। तो यहाँ के तो चप्पे चप्पे के बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे अपने इस सफ़र का जो हमारा आज तय हो रहा है देवप्रयाग के लिए। तो जैसे जैसे हम ऋषिकेश से आगे बढ़ते हैं पहाड़ धीरे धीरे अपना जो विशाल इनका स्वरूप है वो हमको दिखाते हैं कि क्यों लोगों ने इनको पूजा। हम हिंदू धर्म में कहते हैं कि किसी ज़माने में अंग्रेज, हम ऐसा सुनते हैं कि अंग्रेज मजाक उड़ाते थे हिंदुस्तानी को कि देखो ये पेड़ की पूजा करते हैं, ये पहाड़ों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। लेकिन जब आप वास्तव में इन सब के सामने जाते हैं, एक पहाड़ के सामने खड़े होते हैं, तो आपका सिर अपने आप ही इसके सामने झुक जाता है। जब आप एक विशाल नदी को अपने सामने से बहते हुए देखते हैं तो चाहे न चाहे आप किसी भी धर्म के हों, चाहे न चाहे आपके मन में इसके प्रति एक श्रद्धा और आदर का भाव अपने आप ही उठ जाता है। वो ठीक है, हमने किसी ने उसको पूजा का नाम दिया, चाहे आप किसी भी वो नाम दें न दें, लेकिन वो श्रद्धा भाव वो आपके अंदर से अपने आप ही जागृत हो जाएगा। ये कहीं लिखने की भी ज़रूरत नहीं, ना किसी को पढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसा हो जाता है। जैसे आप विशाल वृक्ष को देखते हैं यही भाव तब आता है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदियाँ हों, चाहे विशाल वृक्ष हो, मिट्टी हो, हम क्यों पूछते हैं इनको? क्योंकि ये हमको कुछ न कुछ चीज़ें देते हैं, कुछ सुरक्षा देते हैं, कुछ संरक्षण देते हैं, खाने पीने की चीज़ें देते हैं, पानी देते हैं। तो इसको अगर ऐसे न भी देखा जाए तो श्रद्धा का भाव तो वैसे भी आना चाहिए, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं हिंदू धर्म में कि हम 5 तत्वों से बने हैं। अगर किसी एक छोटे से बच्चे को जिसको कुछ भी नहीं पढ़ाया गया हो, 3 या 4 साल का हो, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो ये 5 तत्वों की तरफ सबसे पहले वो उसके कदम बढ़ते हैं। अगर वो आग देखता है तो आग की तरफ बढ़ता है, वो पहाड़ देखता है तो ऊंचाई चढ़ना चाहता है, वो पानी देखता है तो पानी में छप छप करने लग जाता है, वो मिट्टी देखता है तो मिट्टी से खेलने लग जाता है। तो ये कोई किताबी बातें नहीं है कि किताब में लिखा है तो हमको ये करना है, हमको धर्म के ये नियम मानने हैं। ये स्वतः ही हमारे अंदर जागृत हो जाता है। ये क्योंकि हम इन्हीं से बने हैं। तो जिससे आप बने हो, आप जाहिर सी बात है आपके कदम उस तरफ उठेंगे। और इसी तरह से बचपन की जो यादें होती है, इंसान, मुझे लगता है कि हमें जो लगता है कि उस याद को कभी भूला नहीं सकता। वो जो बचपन की यादें होती है
वो यादें, उससे मीठी यादें कुछ नहीं होती है। तो जब भी इंसान को मौका मिलता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी देश का, वो उस जगह ज़रूर जाना चाहेगा जहाँ उसका बचपन बीता है या जो उसकी रूट है। अभी हमने ऋषिकेश के आगे रुद्रप्रयाग जा रहे हैं। तो ऋषिकेश से थोड़ा आगे 10-1 किलोमीटर आगे निकल के रोड साइड में हमने कहा नाश्ता करते हैं। तो सजी धजी दुकान थी, नाश्ता फलाना टिप का। तो अब अपने गाड़ी साइड में लगाई क्योंकि पार्किंग की बड़ी दिक्कत है यहाँ, बड़ी मुश्किल से पार्किंग होती है। फिर पूछा भाई नाश्ते में क्या है, तो भाई साहब चाय है, बंद है, मैगी है, तो छोले कुलचे हैं। तो उसने 2 चाय और 2 बंद के 200 रुपये ले लिए। हाँ। तो आम आदमी पार्टी के विधायक ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया था कि जो चाय है एयरपोर्ट में 70 रुपये की मिलती है। तो उस बेचारे को ये नहीं पता है कि यहाँ 50 रुपये की तो 2 ग्राम चाय मिल रही। हम रास्ते में चले राजस्थान में तो 250-60 रुपये की तो पूरी थाली थी, जिसमें सब्जियां थी, दाल थी, रोटी चावल था, सलाद था और भी कई चीजें थी, रायता था, जो स्वीट आइटम भी था, स्वीट आइटम भी था। कल रात को हमने डिनर किया था, हालांकि वो तो बहुत महंगा नहीं था, लेकिन 4 रोटियां थी, 1 दाल थी, 1 मिसी रोटी थी, उसके 225 रुपये 30 रुपये बिल था। लेकिन चने की दाल दे दी और रोटी चबाई नहीं गई, प्लेन रोटी तो थी नहीं। तो मतलब ये खाना जो है बड़ा डिस्टर्ब करता है आपको, पेट को, उसको। ट्रैवलिंग में क्योंकि बैठे बैठे गाड़ी चलानी होती तो आपका फाइबर वाला फूड ज़्यादा होना चाहिए इसमें, मैदे वाला फूड जो है आपको दिक्कत करता है। तो इसलिए हम अपना किचन भी साथ में लाए हैं, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो हम अपना किचन चालू करेंगे और करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसमें कोई बहुत टाइम नहीं लगता है, विदिन 10-15 मिनट्स आपका खाना बन जाता है और अच्छा खाना बनता है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आप हमारे किचन रेसिपी भी देखेंगे इसी टूर में। पहले हम थोड़ा सा एक बार इसका जायज़ा ले लेते हैं इस रूट का, उसको हमारे को समझ में आ जाएगा तो उसके बाद हम अपना किचन स्टार्ट करेंगे। बने रहिए हमारे ब्लॉग में, चैनल में। तो पहाड़ में जो बार बार हम लौट के आते हैं, ये भी उसी चीज़ को बताता है कि भाई ये हमारी जड़ें हैं और ये खींचती है। आयुष, ये है क्या चीज़? बंगी जंपिंग। बंगी जंपिंग यहीं से करते हैं जंप। 117 मीटर ऊपर है ये। मेरे से होती है जंप, और न जाने कहाँ लगाते होंगे उस जंप को। ऊपर से ना पूरे रास्ते में जो एक चीज़ जो हमेशा हमारे साथ बनी रहती है या बनी रही है या बनी रही होगी जब तक हम यहाँ रहेंगे, वो होगा हिमालय पर्वत की श्रृंखला। तो ये हिमालय पर्वत केवल पर्वत नहीं है। भारतीय संस्कृति में हिमालय को देवताओं का निवास स्थान माना गया है। पुराणों में इसे गिरिराज कहा गया है, पर्वतों का राजा कहा गया है। और इन्हीं पहाड़ों में ऋषियों ने हजारों वर्ष तक तपस्या की है। गढ़वाली सप्लायर पांडे जी भूतपूर्व सैनिक है। गढ़वाली सप्लायर पट्टी भरपूर देखो प्रयागराज से मेरे को हमारा वहाँ का भरपूर तो नहीं है। आपने अगर ओशो को सुना है या और धर्म गुरुओं को सुना है तो कई लोगों की ये विचार रहते हैं कि पुराने जो लोग थे, साधु सन्यासी थे, वो शहर के जीवन से डर के और विचलित होके पहाड़ों में भाग गए। उनका ये मानना था कि भाई तपस्या तो घर में भी हो सकती है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, घर पे हो सकती है, लेकिन घर पे बैठ के आप पहाड़ की विशालता
और प्रकृति की विशालता, नदियों की विशालता, इनका अनुभव आप घर के चार दीवारी में नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको अध्यात्म की अगर वास्तव में सही जो परिभाषा है उसका अनुभव करना है, तो हो सकता किसी को ये चीज़ सही ना लगे, तो ये पहाड़ उसके लिए सबसे अच्छी जगह है। एक बार आपके यहाँ कदम पड़ते हैं तो 90% जो आपके विचार हैं शहरी विचार हैं, जो कि बनावटी हैं, या हमने किताबों में पढ़ करके या आस पड़ोस से सुन करके, अपने पेरेंट्स से सुन करके जो सीखी है, वो चीज़ें सब साफ हो जाती है। और अध्यात्म का जो मूल है वो शायद यही है कि अपनी जड़ की ओर लौटना, प्रकृति की ओर लौटना। और हिंदू धर्म में, हिंदू की कोई माइथोलॉजी कहेगा, उसमें जो मूल तत्व जिससे इस ब्रह्मांड की जो रचना हुई है वो प्रकृति ही है। प्रकृति क्या है? प्रकृति मतलब जिसका ऐसी कोई चीज़ या वस्तु, क्या कहें उसको, कि जिसका कोई स्वरूप नहीं होता है। जैसे एक आटा है, आटे का गोला है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। अब उसको स्वरूप देते जाओ, उसकी पूड़ी बनाओ, उसके आप रोटी बनाओ, उसकी मिस्सी रोटी बनाओ, उसके ये बनाओ, उसका हलवा बनाओ, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है जो प्रकृति वो मूल है। ये शब्द शायद यहीं से आया, मैं बहुत ज़्यादा जानकार तो नहीं हूँ उसका, लेकिन जितना मैं सुनता हूँ तो ये प्रकृति जो है, इसका जो अनुभव है, यानी कि मूल का अनुभव, मूल यानी कि वास्तविक चीज़ों का अनुभव जो है वो आपको यहीं आके होगा। वो कमरे के अंदर टेबल में, कुर्सी में बैठ के शायद न हो, वो आपको मतलब यहाँ ये आसानी से हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, वहाँ आपको शायद किताब पढ़नी पड़े, 4 लेक्चर सुनने पड़े। यहाँ हो सकता है आपको कुछ भी ना पढ़ना पड़े। आप यहाँ आपके कदम पड़े हिमालय में, नदी किनारे, गंगा किनारे, जंगलों में, यहाँ आपको वो आभास प्रकृति का वो मतलब इंस्टेंटली हो सकता है, शायद हो जाए, एकदम तुरंत हो जाए। जब आपकी ये जो खामोशी आपको यहाँ दिखती है, वो बात ये है कि इस खामोशी को आपका जो मन है वो किस तरह से लेता है, कैसे उसको, उस एहसास, उस खामोशी को आपकी जो मन की खामोशी कैसे पकड़ती है, आत्मसात करती है, अपने में मिलाती है, बात उसकी है। बाकी प्रकृति का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब किसी चीज़ से प्यार करना या किसी जानवर से प्यार करना। ये उससे थोड़ी सी और अंदर की चीज़ है, जिसमें आप उस तत्व को पकड़ते हैं जिस मूल तत्व से सारी चीज़ें बनी है, या जो आधार है। अब उसको विज्ञान एनर्जी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, चाहे एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से चले, किसी के हिसाब से चले। कभी तन्हाई हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कांप जाएगी, कभी तन्हाई ये बिजली राख कर जाएगी, तेरे प्यार की दुनिया तो हिंदू धर्म में गंगा केवल जल नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग भी मानी जाती है। आज भी हम जानते हैं कि घरों में गंगा जल हम लोग रखते हैं, और कोई भी धार्मिक कार्य होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि 2013 में बहुत बड़ी आपदा आई थी इसी मंदाकिनी में, और हज़ारों लोग की जानें इसमें गई थी।
तो खैर प्रकृति के अपने नियम है, वो अपने नियमों से चलती है। उसमें ईश्वर अगर है तो वो भी दखल अंदाजी नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर प्रकृति के जो नियम है वो नियम से ही चलेंगे। तो हिमालय की बात करें, यहाँ नदियाँ देवी है, देवभूमि है उत्तराखंड, पहाड़ भी देवता है। जगह जगह पे आपको छोटे छोटे मंदिर के दर्शन होंगे। पहाड़ों की पूजा होती है, पत्थरों की पूजा होती है, यात्रा भी साधना मानी जाती है। पहली बार हमको दर्शन हुए हैं रास्ते में इनका विशाल स्वरूप माँ गंगा का। इनकी विशालता को देखते हुए आप नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे मैं अभी कह रहा था, क्यों हम इन नदियों को पूजते हैं। कभी आप खुली आंखों से इस नदी को देखें तो आपका हाथ बरबस ही उठ जाएगा इसको नमस्ते करने के लिए। इसकी भव्यता इतनी विशाल है, और भव्यता के साथ साथ एक तो कहीं ये अपने गरजती आवाज़ के साथ जब ये पत्थरों से टकराती है, और यहाँ जैसे, और जब ये शांत बहती है तो शांति में जो इसकी विशालता है वो देखते ही को बनती है। आगे चल के ये इसको किनारे से जब आप देखते हैं इस नदी को, तो ये किसी समुद्र के समान दिखती है। ठीक ऐसा ही जैसे ब्रह्मपुत्र, जो लोग असम में रहते हैं, कभी उस ब्रह्मपुत्र को देखें तो वो भी एक विशाल समुद्र की तरह नज़र आती है। तो अभी जस्ट उत्तराखंड से निकल रही है, आधे रास्ते में है। आगे चल कर के ये बहुत अपना विशाल रूप दिखाती है। तो इसके किनारे बैठ कर के थोड़ा सा इसका एक अनुभव लेते हुए हम लोग इच्छा तो करती थी कि यहाँ बैठे रहें, घंटों बैठे रहें। शहर की भाग दौड़ और टेंशन भरी लाइफ से मेरे ख्याल से दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कभी डॉक्टर ये कहे कि मानसिक इस तरह की बीमारियों से या इस तरह के टेंशन से, घबराहट से हो रही है, और उसके लिए जो मेडिकेशन डॉक्टर लिखता है, तो उसकी कहीं ज़रूरत नहीं है। आप एक ट्रिप मारें यहाँ और ऐसे इस विशाल नदी के किनारे बैठ जाएं, पहाड़ों में चहलकदमी करें, ट्रैकिंग करें। मुझे लगता काफ़ी बीमारियाँ यहीं से ठीक हो जाएंगी। तो ये इसकी विशालता देखते ही बनती है, और जगह जगह पे इसके ऐसे किनारे हैं। कहीं ये बीचेस बनाती हैं, जैसे ऋषिकेश में ये बीच का रूप ले लेती है किनारा, क्योंकि इतनी रेत इसमें बह के आती है। तो जब इसका जल स्तर कम हो जाता है तो ये रेत किनारे पे रह जाती है, पत्थर किनारे पे रह जाते हैं और एक खूबसूरत बीच का रूप ले लेते हैं। पानी आमतौर पे इस तरह का जो पानी है वो हम यूरोप की नदियों में देखते हैं, नीला पानी। तो ये इस तरह का पानी मुझे लगता है हिमालय में ही देखने को मिलता है, इस नदी में और भी नदियों में जो हिमालय से बहती है। जहाँ पानी में थोड़ा ठहराव होता है वहाँ आपको इसकी नीलापन दिखाई देता है, जो बहुत ही मनभावक, मनमोहक, मन भावन होता है। और इसकी आवाज़ में जो संगीत है उसका कोई सानी नहीं है। ये देखिए बेहतरीन नज़ारा है। इसको आप कितनी ही देर देखते रहें, इससे आपका मन नहीं भरेगा।
तो क्यों पुराने टाइम में ऋषि मुनि यहाँ आते थे? क्योंकि ये इसकी जो आवाज़ है और इसकी जो विशालता है, इसका जो दृश्य बनता है आपके सामने, ये इतना सुकूनदायक है और मन को इतनी शांति देता है कि ये ईश्वर से आपका जो जोड़ है, जो योग है, उसकी गति को ये बहुत तीव्र बना देता है। यानी कि जिस ईश्वर को पाने के लिए आप वर्षों साधना करते हैं, उस ईश्वर से आपको ये शायद बहुत जल्दी उसका आभास करा देता है, बशर्ते आप में वो इच्छा हो। खेल इच्छा का है, जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये छोटा सा रिसोर्ट था, यहाँ हम थोड़ी देर, हमने प्राइवेट रिसोर्ट था, थोड़ी वीडियोग्राफी की, फिर हम आगे बढ़ गए। ये तोता घाटी है। नॉर्मली तो ये हिमाचल प्रदेश वगैरह में सुनने को मिलता है हमको। यहाँ भी इस तरह की घाटी है, छोटी सी, हालांकि उतनी खतरनाक तो नहीं है जैसे वो तोता घाटी अपने को इंटरनेट में या यूट्यूब सोशल मीडिया में देखने को मिलती है। रोड काफ़ी आरामदायक है। होटल में रुके हुए थे कल ऋषिकेश में, तो उन होटल वालों से मैंने बात की, तो वो कह रहा था कि भाई साहब, जब मैंने पूछा उनसे कि ये होम स्टे होटल आपको कितना टाइम हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई 1 साल हुए हमको इसको स्टार्ट किए हुए, लेकिन बोले यहाँ बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा ऐसा क्यों है? तो बोले यहाँ क्या करते हैं कि बहुत धांधली है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो आसानी से आपकी हेल्प नहीं करते हैं, बहुत रिश्वत लेते हैं। मैंने कहा जैसे? बोले जैसे कि ये ज़मीन मैंने खरीदी है होम स्टे या होटल के लिए, और कमर्शियल है ज़मीन, कमर्शियल है, ऑब्वियस सी बात है, उसी में आप होटल खोल सकते हो। अब बोले इसका सिर्फ नक्शा पास करने के लिए मुझे यहाँ हालत है कि 20-20 लाख रुपए रिश्वत लेते हैं। यहाँ के गवर्नमेंट कर्मचारी जो हैं, उस नक्शे को पास करने के लिए 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हैं। तो मुझे यार बहुत इसको सुन के धक्का सा लगा। मैंने कहा यार, हम लोग उत्तराखंड से बाहर रहते हैं और कितना सोचते हैं कि भाई काश हम लोग गढ़वाल में होते, उत्तराखंड में होते, तो आज इतनी दूर से यहाँ चल के आए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ के लिए प्यार है, मोहब्बत है, तभी चल के आए। हमारे लिए तो सरकारी कर्मचारी हो चाहे यहाँ का चीफ मिनिस्टर हो, सब ऐसे लगता है हमारे भाई हैं। लेकिन जब इनका हाल देखा कि ये मतलब कोई मतलब तमीज़ ही नहीं इनको यार कि क्या चल रहा है। मतलब आए दिन ये सड़क हम देखते हैं, ऐसे मट्टी की सड़क बिछा देते हैं, कहीं बिल बना देते हैं तारकोल से पीछे सड़क का। यार ये तो कैसे चलेगा? मतलब अब उत्तराखंड का अगर इस तरह से हाल है तो ये तो बहुत मुश्किल है। देखो आप, इतनी गाड़ियों की लाइनें लगी हैं, आप इसको ध्यान से देखें। ये गाड़ियों की लाइन, आपको इसको एनकैश करना चाहिए कि ये इतने लोग बाहर से आते हैं, आप इनकी सेवा करें, और ये जो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका प्रॉपर इस्तेमाल करें। इसको करने के बजाय आप क्या कर रहे हो कि उत्तराखंड के लोगों को लूट रहे हो। और बाकी तो हर डिपार्टमेंट के वीडियो तो फेसबुक और यूट्यूब में जग जा ही रहे हैं, सबको पता है। तो बहुत ही बकवास तरीका है, इसको सुधारा जाए। अब डबल इंजन की सरकार भी बन गई है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार तो होती नहीं है। इससे आगे कुछ नहीं किया जा सकता है। मोदी जी और ये जो धामी जी हैं, तो ये अभी उत्तराखंड में जो आंदोलन हुआ था, ये भी इसका एक उदाहरण है, जिसमें 1 महीना उत्तराखंड जाम रहा, दिल्ली तक इसकी आवाज़ गई, लेकिन कुछ नहीं किया गया इसके लिए भी। तो अगर आपको भी बिहार की तरह या और जो पिछड़े हुए राज्य हैं, कम पढ़े लिखे हुए राज्य हैं, अगर ऐसे ही काम करना है दबंगाई से और धांधली से और रिश्वतखोरी से, तो फिर यार कोई फ़ायदा नहीं है। इसको देवभूमि कह के इसका एक तरह से अपमान कर रहे हो आप। इसका आप देवभूमि कहते हो और आप उल्टे काम करते हैं इस तरह। इस पर ध्यान दें, बहुत गलत बात है। आपको कोई बिजनेस कितनी मुश्किल से बिजनेस शुरू करता है, आपको हेल्प करनी चाहिए उसकी कि भाई आसानी से काम हो जाए, और आप कर क्या रहे हो, इस पर ध्यान दें। चारधाम यात्रा इसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण, एक नहीं कई महत्वपूर्ण इवेंट कह सकते हैं आप। तो चाहे केदारनाथ जी के दर्शन करने हो, बद्रीनाथ जी के दर्शन करने हो, गंगोत्री, यमुनोत्री,
इन मंदिरों के दर्शन करने हो, ये सब चार धाम यात्राओं से। और अब जो ये सड़क चौड़ी हुई है, इससे काम काफ़ी आसान हो गया है। हालांकि इसमें यह है कि कुछ तर्क ये है कि सड़क के चौड़ी होने से इसमें बहुत ज़्यादा वाहन का आना जाना हो गया, जो हमें दिख रहा है। मतलब मुझे इस पूरे ट्रिप में मैं देख रहा हूँ कि जो वाहनों की संख्या शहर से ज़्यादा दिखती है। पीक टाइम में तो हर 2 सेकंड में आपको एक टेम्पो ट्रैवलर आपको गाड़ी दिखेगी। तो इतने लोग, हज़ारों लाखों लोग इस रास्तों से इन मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अब जगह जगह सुविधाएं भी हो गई है, रुकने के साधन भी हो गए हैं। ये बनाते हैं लोग कारवां में है नहीं, मतलब इसको बनाते हैं लोग। वो अरबानिया है ना, ये साइड से अरबानिया। एक लोग इसको बनाते हैं, एक ट्रैवलर को बनाते हैं। बढ़िया है। इसमें क्या है, लाइट बात हो जाता है, किचन हो जाता है, सोफे हो जाते हैं, बेड हो जाता है, सब चीज हो जाता है। हाँ। अच्छा भाई, सोफा बेड ही बन जाता होगा। सोफा बेड बन जाता है, 4 आदमी सोने की जगह हो जाती है, लाइट बात हो जाती है, किचन हो जाता है। ये नहीं चाहिए बस साथ कल का झंझट, मसाला रोटी क्या करें। ट्रैवलिंग का वैसे मजा लेना तो ये गाड़ी होनी चाहिए। आप चाहे इच्छा मारो उसको। अभी हम कहीं इसलिए नहीं रुक सकते कि हमको एक जगह ठिकाना चाहिए रात को सोने के लिए, नहीं तो हम कहीं बीच में भी रुक जाते हैं तो सुंदर से साइड में। पहाड़ का जीवन वैसे आसान नहीं होता है, हर चीज़ बहुत संघर्ष से मिलती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जहाँ ये चार धाम का रास्ता नहीं जाता है, जैसे पौड़ी गढ़वाल साइड में है, जहाँ बहुत ज़्यादा टूरिज्म नहीं है, वहाँ के लोगों ने पलायन का रास्ता चुना है। खतरनाक वाली खिल रखी है, बस लू नहीं चल रही है, काफी धूप वैसे ही है। तो ये थोड़ा फल खरीदे मैंने और एक चचंडे की सब्जी ली है। देखो कहाँ बनाने का मौका मिलता है। हम चले हैं ऋषिकेश से, देवप्रयाग आने वाला है, लेकिन इतने लंबे रास्ते में, अभी अप्रैल का महीना है और इतनी खतरनाक तेज़ धूप है यहाँ। हम जब जयपुर से चले थे तो हमको लग रहा था कैसे पहुँचेंगे दिल्ली, कैसे क्रॉस करेंगे, इतनी गर्मी है। चलो ठीक है, हमने एसी वेसी चलाई, लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है एसी भी फेल हो गया है। मतलब लू नहीं है पर धूप में बहुत तेजी है, धूप बहुत तेज है और बिल्कुल चटक है। दूसरी बात ये सड़क चौड़ी होने की वजह से क्या है कि पेड़ जो थे, जो सड़क के पास होते थे, वो ये बहुत दूर हो गए हैं। पेड़ के तो आपको मतलब समझ लो, ये सोचो कि मैं गाड़ी पेड़ के नीचे लगाऊं तो वो पॉसिबल नहीं है। एक भी पेड़ सड़क के किनारे आपको मिलेगा नहीं कि जहां आपकी गाड़ी खड़ी हो जाए, रुक जाए, 2 मिनट आप मतलब सांस ले सको। मतलब पहाड़ की खुशबू और ये जो जंगल का जो हवा होती है बहुत मस्त होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये चौड़ी सड़क होने से ये पेड़ आपके अप्रोच से दूर हो गए हैं, ऊपर हैं। पेड़ अपने आप बने हुए हैं जंगलों में, लेकिन आप अगर गाड़ी से आते हैं और ये सोचें कि मैं पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा सा कुछ देखो नज़ारे, तो भाई साहब ये तो मतलब मुझे तो लगता है इस रोड में रात को ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि रोड तो चौड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है,
इस धूप में खड़े नहीं हो सकते है ना। आपको रात को एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप वास्तव में यहाँ की ठंडी हवा का आनंद ले सकते हो। अभी आप बिना एसी के नहीं चला सकते उस गाड़ी को, मजबूरी में चला लो तो फिर वो तो बात वही होगी, आप फिर इस पहाड़ की ठंडी हवा को मजा नहीं ले सकते। मजबूरी में ये एसी हमको चलाना पड़ रहा है और वास्तव में ये आपको देखना पड़ेगा। अप्रैल का महीना में चटक धूप है, बिल्कुल खतरनाक। ये है ना साइड में, ये देखो आपको पेड़ नहीं है। पूरा सामने गांव देखो। ये गांव वाले जी पता नहीं कैसे आदत हो गई इनकी। ये देवप्रयाग का संगम हमको दिखने वाला है, लेकिन भाई साहब वो संगम भी शाम को ही अच्छा लगेगा मुझे लगता है। जो यहाँ की ट्रैफिक भी यहाँ बहुत ज़्यादा है ना। ट्रैफिक तो खैर है ही है, और इस तेज धूप में जो है मैं सोचा था इस ट्रैवलिंग का थोड़ा सा ये वाला पार्ट जो ड्राइविंग जो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ इसका मज़ा लेंगे, लेकिन इस बहुत मज़ा नहीं आया कि मुझे पूरी खिड़की बंद करनी पड़ी है एसी के चलते। तो लो हम पहुंच गए देवप्रयाग संगम में। यहाँ थोड़ा पहले हमको पार्किंग की एक छोटी सी जगह मिल गई तो हमने अपनी गाड़ी साइड में लगा दी। जब भी आप यहाँ आए तो थोड़ा पहले पार्किंग की जगह ढूंढ लें, क्योंकि आगे आप पार्क नहीं कर सकते हैं, बहुत भीड़ रहती है। पुलिस वाले आपको गाड़ी खड़ी नहीं करने देंगे, आपको थोड़ा पहले ही गाड़ी को पार्क करना होगा। जैसे यहाँ आपको थोड़ी खाली जगह दिख रही है तो यहीं हमने ये गाड़ी साइड में लगा ली ताकि हम इस संगम के दृश्य को निहार सकें। ये देखिए भागीरथी नदी अलकनंदा इनका संगम है। नॉर्मली तो इनका पानी अलग अलग होता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल इनका पानी दोनों का नीला ही दिख रहा है, इनमें कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा है। नॉर्मली तो ये नीला और पल्ली तरफ से जो नदी आ रही है अलकनंदा, तो ये अभी हाल फिलहाल नीला ही है। तो अपनी खूबसूरती को बिल्कुल बरकरार रखते हुए और बहुत शांत भाव से यहाँ से बहती हुई धारा देखिए। तो अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी थी तो हम यहाँ रुके नहीं, क्योंकि हमें एक्चुअली आगे जाना था। हमारा एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव था ये जो चोपता है वहाँ पहुँचना। एक बार हम इन सारे लोकेशन को ट्रेस करके जा रहे थे कि ये कैसे कैसे दिखते हैं, क्या क्या इसके अगल बगल लैंडस्केप है, क्या क्या यहाँ संभावना है घूमने की। तो एक बार हमने कहा कि भाई हम एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ धूप में वैसे भी आप इसमें घूम नहीं सकते हैं और थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हम यहाँ शूटिंग के लिए ज़्यादा आए थे मंदिरों में जाने के बजाय। क्योंकि मंदिर में जाने का अर्थ ये होता है कि आपको 2-3 दिन मंदिर के लिए चाहिए। एक दिन आप पहुँचोगे, अगले पूरे दिन आप उसकी प्रक्रिया में आपको उसमें समय लग जाता है, आप प्रसाद लेते हैं, लाइन में लगते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है, पूरा दिन उसमें निकल जाता है। तो अगर हम मंदिर के हिसाब से आएँ तो हमको मतलब 2-3 दिन तो ऋषिकेश के लिए चाहिए, 2 दिन देवप्रयाग के लिए चाहिए। तो ये हमारे पास समय नहीं था। मंदिरों के लिए हमने यहीं से प्रणाम कर लिया, और अगली बार हम जब भी आएंगे वो फुर्सत से सिर्फ मंदिरों के लिए आएंगे, ताकि हमारा बिल्कुल जो ऑब्जेक्टिव वो पूरा हो। अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो क्योंकि शूटिंग का ज़्यादा था, ऑफबीट साइड्स का था, तो ये हमको पूरा करना था, इसलिए हम इसको समय नहीं दे पाए। इसके लिए हमें भी थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन हम यहाँ ज़रूर आएंगे। तो एक बार आएँ तो अगली बार भी आ सकते हैं। अगली यात्रा कल देखिए आप हमारे साथ।